हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनंगम और ये वीडियो होगा एक बिजनेस एनालिसिस वीडियो ऑन एचडीएफसी। तो एचडीएफसी बेसिकली एक मॉर्गेज फाइनेंसिंग कंपनी है, एनबीएफसी है। और ये शुरू हुआ था 1977 में। और तब इनके कुछ शेयर होल्डर्स थे, इनिशियल शेयर होल्डर्स इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्प वाशिंगटन और आगा खान ट्रस्ट। तो ये लोग सिर्फ मॉर्गेज नहीं देते, इनके दूसरे बिजनेसेस में भी एक्सपोजर है, बट थ्रू देयर सब्सिडरीज। तो इनका एच डी एफ सी बैंक में एक्सपोजर है, एच डी एफ सी लाइफ में है जो उनका लाइफ इंश्योरेंस का आर्म हो जाता है। एच डी एफ सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो उनका म्यूचुअल फंड का बिजनेस हो जाता है। एच डी एफ सी आर्गो में है जो इनका जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है। और कई भी नॉन लिस्टेड बिजनेसेस है। तो ये लोग मेनली रिटेल मॉर्गेज ही फाइनेंस करते हैं। 77% इंडिविजुअल लोन्स हो जाता है, कॉर्पोरेट भी है थोड़ा, पर मेनली रिटेल्स में ही इनका एक्सपोजर है। और होम लोन्स देते हैं जो मेनली आपका घर खरीदने के लिए होम लोन्स हो जाता है। पर इधर दो टाइप्स के होम लोन आ जाते हैं, फिक्स इंटरेस्ट और आपका फ्लोटिंग। तो डिफरेंस यही होता है कि फ्लोटिंग जो है ये इसका इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है, और फिक्स जो है उसका इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है। पर फिक्स रेट का जो इंटरेस्ट रेट है वो मार्जिनली थोड़ा हाई होता है एज कम्पेयर टू फ्लोटिंग। क्योंकि ये जो मॉर्गेज लोन्स है ये बहुत टाइम के लिए आप लेते हो, ये कुछ महीनों का लोन नहीं होता है, काफ़ी टाइम के लिए आप बोरो करते हो। तो बैंक एनबीएफसी जो है अपना नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इनको मेंटेन करना पड़ता है। तो क्योंकि ये लोग पैसे बोरो करते हैं आपको देने देने के पहले, तो बहुत सारे कारण हो जाता है, जो इंटरेस्ट रेट हो जाता है, रेपो रेट हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है। इनके वजह से इनके बोरोइंग का कॉस्ट भी चेंज होता रहता है। तो क्योंकि अगर इनके बोरोइंग का कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो और आपको फिक्स रेट में अगर ये लोग लोन देंगे तो इधर नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका कंप्रेस हो सकता है। तो ये रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ये लोग थोड़ा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। होम इम्प्रूवमेंट लोन्स है, होम एक्सटेंशन लोन्स है जो बेसिकली घर ठीक करने के लिए, या फिर और अगर आपको घर को एक्सटेंड करना है और आपको कंस्ट्रक्शन करना है उसके लिए लोन्स हो जाता है। फिर होम एक्विटी लोन्स है जहाँ आप घर को एज अ कोलेटरल दे के आप लोन लेते हो और फिर आप बिजनेस के लिए जनरली बिजनेस के लिए यूज़ किया जाता है। फिर रूरल होम लोन्स है जो आप इसलिए रूरल लोगों को देते हो होम होम लोन्स। और फिर आपका लोन्स टू एनआरआई है जो आप इंडियन नॉन रेसिडेंट्स को भी लोन देते हो। और ये इंडिविजुअल लोन्स का अगर आप ग्रॉस एनपीए देखोगे वो 0.99% है, जो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप बाकी बैंक्स के साथ या फिर एनबीएफसी के रिटेल लोन्स का अगर आप देखोगे ग्रॉस एनपीए वो जनरली 2% के कम नीचे होता है। तो इनके केस में तो वो 1% से कम है, जो एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। टोटल ओवरऑल अगर आप एनपीए देखोगे वो थोड़ा हाई है, 1.98%। वो कॉर्पोरेट के लिए थोड़ा हाई हो जाता है, मैं इसके बारे में अभी बताऊंगा। पर ये रिटेल लोन का इतना अच्छा एसेट क्वालिटी क्यों है वो भी बता देता हूँ आपको। क्योंकि इनके जो मैक्सिमम कस्टमर्स है वो मेनली सैलरी सेगमेंट से है, और एम और एच है, मीनिंग कि मिडल इनकम ग्रुप और हाई इनकम ग्रुप वाले लोगों को ये लोग लोन्स देते हैं। तो क्योंकि ये लोग अभी सैलरी भी है, 78% सैलरी ही हो जाता है, तो इनका जो कैश फ्लोज है बहुत कंसिस्टेंट है। तो डिफ़ॉल्ट करने का चांसेस काफ़ी कम हो जाता है। तो उसके बाद उनका कॉर्पोरेट बुक आ जाता है। तो कॉर्पोरेट में बेसिकली ये लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन्स देते हैं। फिर आपका कंस्ट्रक्शन फाइनेंस है जहाँ ये लोग रियल एस्टेट डेवलपर्स को कंस्ट्रक्शन के लिए होम लोन्स देते हैं। और फिर आपका आता है लीज रेंटल डिस्काउंटिंग। तो इधर क्या होता है कि बेसिकली लॉन्ग टर्म लीसेस जो होते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स 5 से 10 साल के लिए, लॉन्ग टर्म होना पड़ेगा 5 से 10 साल के लिए। तो वो जो रेंट मिलेगा आपको वो आप डिस्काउंट करके उसके अगेंस्ट आप लोन ले लेते हो, वही हो जाता है ये। और यही जो इन्होंने रियल एस्टेट डेवलपर्स को लोन दिया था, इधर से ही उनका एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम आ गया। तो आपको पता होगा 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो क्या होता है कि ये जो रियल एस्टेट डेवलपर्स है, बहुत सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स अनइथिकली काम करते थे। तो क्या करते हैं कि जब ये लोग घर बेचते हैं ये पैसे अंडर द टेबल लेंगे। तो क्योंकि वो सारे पैसे तो अभी पेपर बन गए डिमोनेटाइजेशन के बाद,
तो उनके बेसिकली अभी बिजनेस कोलैप्स हो गया क्योंकि पैसे तो उनके अटक गए, तो उधर उनका डिफ़ॉल्ट तो आ रहा था। और यही कारण की वजह से इनका जो एनपीएज हो जाते हैं, ग्रॉस एनपीए, वो 4.77% का आ जाता है। और ये एक्चुअली काफ़ी हाई है, 4.77% थोड़ा हाई माना जाता है। और यही एनपीएस की वजह से इनका ओवरऑल जो एनपीएस है वो 1.98% आ गया है, थोड़ा हाई हो गया है। बट क्योंकि ये लोग 77% रिटेल में ही देते हैं का, फिर भी मैक्सिमम एक्सपोजर उधर, उनका एसेट क्वालिटी अच्छा है, तो फिर भी उनका कंट्रोल में ही है। और 1.98% क्योंकि 2% के नीचे ही है, तो एज अ रिटेल मॉर्गेज लेंडर ये कंट्रोल में ही माना जाता है और एक डिसेंट एसेट क्वालिटी माना जाता है। तो इनके बोरोइंग साइड देखते हैं, बेसिकली जहाँ से ये लोग पैसे बोरो कर रहे हैं, उठा रहे हैं पैसे, बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। डिपॉजिट्स है जो फिक्स डिपॉजिट्स हो जाते हैं, और उसके बाद टर्म लोन्स है, ये बैंक से लोन हो जाता है एक फिक्स टेन्योर के लिए। और इधर आप फ्लोटिंग रेट में भी रेज कर सकते हो पैसे, जो आपके इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, या फिर फिक्स इंटरेस्ट रेट में भी आप रेज कर सकते हो। और उसके अलावा डिबेंचर्स एंड सिक्योरिटीज़ है, ये डिबेंचर एंड सिक्योरिटीज़ इधर बॉन्ड्स आ जाते हैं, डिबेंचर्स आ जाते हैं, जो आप मार्केट से आप पैसे रेज करते हो, शेयर होल्डर्स को बॉन्ड्स इशू करके, वो हो जाते हैं 3 से 10 साल के लिए रेंज करते हैं, बहुत सारा टाइम पीरियड होता है। और इंटरेस्ट रेट्स भी जनरली 8 to 10% पे आता है। और भी ऐसे ये एक्चुअली डिफ़र करता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, इंटरेस्ट रेट आता है, फिर इनको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या रेटिंग्स देता है। पर पॉइंट ये है कि ऐसे जो बिजनेसेस है, ये मॉर्गेज लेंडिंग बिजनेस, इधर क्या होता है कि ये जो लोन्स होते हैं बहुत लॉन्ग टर्म लोन्स हो जाते हैं, तो इधर मेच्योर होने के लिए टाइम लगता है। तो अगर इनको ग्रो करना है तो इनको पैसे रेज करना पड़ेगा। अभी ये लोग से बॉन्ड्स इशू करके ये लोग पैसे रेज करें, या फिर क्यूआईपी से इक्विटी शेयर इशू करके रेज करें, उनको पैसे चाहिए अगर इनको ग्रो करना है। प्लस लाइबिलिटीज़ भी है, जो बोरोइंग्स है वो भी इनका अगर पहले ही मेच्योर हो जाता है तो उधर इनको रीपे करने के लिए भी पैसे चाहिए। तो इन कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि इनके पास वो पैसे रेज करने का एबिलिटी हो। और पैसे रेज करने के लिए किन किन लोगों के लिए इजी होता है, जिसको लोग ट्रस्ट करते हो। और मुझे लगता है एचडीएफसी तो काफ़ी, मतलब इनका ब्रांड नेम तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लोग भी ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि इनका अभी 30 ईयर्स से भी ज़्यादा ये कंपनी पुराना है। और इनका एक बहुत ही लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है पैसे रेज करने का। तो मुझे लगता है ये लोग फ्यूचर में भी काफ़ी, इनको अच्छे से ये लोग पैसे रेज कर पाएंगे, इधर मुझे कोई प्रॉब्लम लगता है। मान लेते हैं कि ऐसा अगर हो जाता है कि से पैसे रेज ही कर नहीं पाते, तब क्या होता है, तब एक लिक्विडिटी क्रंच हो जाता है, जो 2019 में हुआ था एनबीएफसी क्राइसिस में। अगर आपको याद है डीएचएफएल के साथ क्या हुआ था, तो क्योंकि उनका साइफनिंग ऑफ फंड्स का एक वो न्यूज़ आया था, तो इन्वेस्टर्स डर गए थे। क्योंकि ये लोग अभी डर गए थे, इनका ट्रस्ट नहीं है कंपनी के ऊपर, ये लोग पैसे नहीं दे रहे थे। तो क्या हुआ था कि इधर इनका जो एसेट्स है वो मेच्योर नहीं हो रहा था, और इधर लाइबिलिटीज़ मेच्योर हो गए थे, तो उनको पैसे तो उधर वापस देना पड़ेगा। तो इधर एक बहुत बड़ा एसेट लाइबिलिटी मिसमैच, नेगेटिव मिसमैच आ गया था। तो बेसिकली पूरा बिजनेस ही बंद हो गया। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आता है एचडीएफसी का, अगर आप इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखोगे 2% के आसपास है, जो एक्चुअली अगर आप कंपेयर करोगे बाकी लेंडर्स के साथ वो काफ़ी कम है, बहुत ही कम है 2%। पर इधर ये लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, उनका एक स्ट्रेटेजी है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग बहुत ही सस्ते पैसे रेज कर रहे हैं। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि इनका जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने इनको बहुत ही बढ़िया जो AAA रेटिंग है वो रेटिंग इनको दे के रखा है। क्यों? क्योंकि ये लोग फिर घूम फिर के जाता है इनका कस्टमर्स और जीएनपीए के, ग्रॉस एनपीए के पास। ये लोग हाई इनकम ग्रुप, मिडल इनकम ग्रुप को लोन देते हैं, तो इनका क्या है, एसेट क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को ऐसा लगेगा कि हाँ, ये इनका जो एसेट क्वालिटी है ये डिटोरिएट नहीं होगा और इधर डिफ़ॉल्ट नहीं आएगा। अगर डिफ़ॉल्ट नहीं आएगा तो ये लोग इजीली अपना लाइबिलिटीज़
पे ऑफ कर पाएंगे टाइम से। तो इधर इनको बेसिकली अच्छा क्रेडिट रेटिंग ये मिल गया। तो अभी क्या कर पाएंगे, इनको बेसिकली बॉन्ड्स पे बहुत ही कम इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये लोग HDFC क्या कर रहे हैं कि इनका जो बिजनेस है वो बहुत ही चीपली रन कर रहे हैं, कि कॉस्ट टू इनकम भी बहुत कम है, बहुत ही एफिशिएंटली चला रहे हैं। और उसके बाद भी ये लोग क्या करते हैं, जानबूझ के वो 2% का मार्जिन मेंटेन करते हैं, ताकि ये लोग बेसिकली सस्ते पैसे उठाकर ये लोग सस्ते में लोन दे रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, अगर कोई कंपेटिटर कल आता है और वो अगर HDFC के साथ compete करता है कि हम लोग भी सस्ते दाम पे ही सस्ते इंटरेस्ट में ही लोन देंगे, तो वो लोग प्रॉफिटेबल ही हो नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले तो उनको वो पैसे जो है उनको सस्ते दाम में बोरो करना पड़ेगा, तब उनको देना पड़ेगा। तो ये सारे जो रीजंस है HDFC को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे देता है। आप बोल सकते हो एक इकोनॉमिक मोड आ जाता है। और यही कारण की वजह से HDFC इतना टाइम से ये लोग अभी भी आज सक्सेसफुल है, इतना पुराना कंपनी है।